Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home. Stay home, stay safe. We are doing business studies. तो बेटे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस हमारा चल रहा था। लास्ट वीडियो में हमने सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर नंबर 7 जो था उसका इंट्रोडक्शन हमने पूरा किया था, और वीडियो को कंक्लूड करते समय हमने आपको बताया था कि दो तरह से रुपया अरेंज कर सकते कोई भी फर्म। एक होता है ओनर फंड से और दूसरा होता है डेट फंड से। तो अब देखिए, ठीक है, कौन कौन से सोर्स होते हैं जिससे कोई भी फर्म रुपया अरेंज कर सकती है। देखिए, सबसे पहले आ रहा है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल से भी हम क्या करते हैं, पैसा अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर रियल ओनर होते हैं बिजनेस के। ठीक है, खुद रुपया पैसा लगाकर ये बिजनेस स्टार्ट अपना करते हैं बेसिकली। ठीक है, इन्हें जो कैपिटल की वापसी होती है वो सबसे लास्ट में दी जाती है। इनसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल की वापसी मिलती है। इन्हें वोटिंग राइट्स होता है फर्म के अंदर, डिसीजन लेने के राइट इन्हें होते हैं। ये बुक ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के रियल ओनर होते हैं और जितने भी राइट्स होते हैं सारे के सारे इनके पास ही होते हैं। तो देखिए, बिफोर स्टडिंग इक्विटी शेयर एज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इट विल बेटर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टर्म शेयर। तो सबसे पहले शेयर क्या होता है। देखिए, जो कोई भी कंपनी होती है, जो कंपनी की कैपिटल होती है ना, कंपनी की कैपिटल वो स्मॉल पार्ट में डिवाइड होती है, छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है। उस छोटे छोटे हिस्सों को ही हम शेयर कहते हैं। तो देखिए, द कैपिटल दैट इज मोबिलाइज्ड बाय यूजिंग शेयर। तो जिस कैपिटल को हम कलेक्ट करते हैं शेयर को मोबिलाइज करने से या शेयर को इशू करने से, दैट इज कॉल्ड शेयर capital. Information regarding the maximum amount of capital is to be obtained by issuing share is mentioned in the memorandum of association of a company. तो हमने आपको बताया था जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है, जो मैक्सिमम अमाउंट एक कंपनी कलेक्ट कर सकती है फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना पड़ता है, वहां पर बताना पड़ता है। इट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल आल्सो। दिस रजिस्टर्ड कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट। तो ये जो रजिस्टर्ड या ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है वो स्मॉल स्मॉल यूनिट या स्मॉल स्मॉल शेयर में बटी होती है। ठीक है, ईच स्मॉल यूनिट ऑफ द रजिस्टर्ड कैपिटल इज कॉल्ड अ शेयर। हर यूनिट को हम शेयर ही कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 1 lakh and the same is divided into 10,000 equal parts of 10 each, then each 10 rupees is called a share। तो हर जो 10 रुपया है वो आपका शेयर कहलाएगा। कैपिटल कलेक्टेड बाय इशूइंग शेयर इज कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। जो इक्विटी शेयर्स को हम इशू करके कैपिटल कलेक्ट करते हैं उसे हम इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं। इन इट्स अब्सेंस नो कंपनी कैन बी कंसीव्ड। तो इक्विटी शेयर के अब्सेंस में किसी भी कंपनी का हम निर्माण नहीं कर सकते, बना हम नहीं सकते। दोज इन्वेस्टर टू होम इक्विटी शेयर आर इशूड आर कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर। तो वो शेयर होल्डर जिन्हें इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं उन्हें हम इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं। दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के रियल ओनर कहलाते हैं। दे हैव फुल राइट टू वोट इन द कंपनीज मीटिंग। इनके पास कंपनी की मीटिंग का पूरा अधिकार होता है। दे अपॉइंट द डायरेक्टर हु रन द कंपनी। ये डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं जो कंपनी को चलाते हैं बेसिकली। डज इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी इनडायरेक्टली। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से कंपनी को चलाते हैं। मैनेजर चलाते हैं, लेकिन मैनेजर को जो डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, जो दिशा निर्देश देते हैं वो इक्विटी शेयर्स ही देते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट सर्टन। इक्विटी शेयर पर भाई रेट ऑफ डिविडेंड सर्टन नहीं होता। हाई प्रॉफिट हो तो इन्हें हाई डिविडेंड मिल जाता है, लो प्रॉफिट हो तो इन्हें लो डिविडेंड मिल जाता है, और प्रॉफिट हो ही नहीं तो इन्हें कुछ नहीं मिलता। एंड इक्विटी शेयर होल्डर आर पेड डिविडेंड आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट करने के बाद ही इन्हें पेमेंट की जाती है। इन द इवेंट ऑफ वाइंड अप ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर आर पेड बैक देयर कैपिटल ओनली आफ्टर कैपिटल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर जब कंपनी खत्म होने जाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में मिलता है। रेजिडुअल कैपिटल कहलाती है वो जो सबसे लास्ट में उन्हें मिलता है। प्रेफरेंस शेयर्स को उनसे पहले मिलता है। It can therefore be said that the maximum risk is borne by equity shareholder। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम जो रिस्क होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है। तो ये था आपका इक्विटी शेयर होल्डर। सेकंड है आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस यानी कि प्राथमिकता।
तो इन्हें प्राथमिकता दी जाती है। दो चीजों में देखिए इन्हें प्राथमिकता मिलती है, प्रेफरेंस मिलती है इक्विटी शेयर के मामले में। सबसे पहले दे पेड डिविडेंड, भाई जो डिविडेंड जिसे हम लाभांश कहते हैं, जो डिविडेंड होता है, दे पेड डिविडेंड बिफोर प्रेफरेंस शेयर, बिफोर इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर से पहले इन्हें डिविडेंड पे किया जाता है। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर होते हैं उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले बिफोर डिविडेंड पे किया जाता है। और जो इनकी कैपिटल होते हैं, जो इनकी कैपिटल होती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप के समय इनकी जो कैपिटल होती है वो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पहले इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पे की जाती है। तो प्रेफरेंस शेयर्स को दो चीजों में प्राथमिकता मिलती है, एक तो इन्हें कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पे की जाएगी और साथ ही साथ जो डिविडेंड होता है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पे किया जाता है, ठीक है। तो दो चीजों में इन्हें प्रेफरेंस का प्राथमिकता दी जाती है, तभी इनका नाम प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। तो लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी आर मेट बाय प्रेफरेंस शेयर्स सॉरी। तो जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स होती है कंपनी की, ठीक है, वो प्रेफरेंस शेयर से ही पूरी की जा सकती है। एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर द फॉलोइंग टू प्रेफरेंस आर अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो दो प्रेफरेंस शेयर्स इन्हें दी जाती है कि भाई इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड पे किया जाता है और वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन के समय भी इन्हें जो ठीक है कैपिटल की वापसी होते है वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पे की जाती है। अब दोनों का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले देखिए पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास फुल राइट, पूरा अधिकार होता है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का, जबकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके पास कोई राइट नहीं होता मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में इक्विटी शेयर होल्डर को पे होता है और इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेड होता है। सीक्वेंस ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल। तो रिफंड ऑफ कैपिटल भी इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद पे किया जाता है, जबकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उन्हें कैपिटल की वापसी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले की जाती है। सबसे लास्ट में इक्विटी, उससे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। रिफंड ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द लाइफ। जो कंपनी है वो इक्विटी शेयर होल्डर को ड्यूरिंग द लाइफ पेड नहीं कर सकती। इक्विटी शेयर होल्डर की जो वापसी होती है वो केवल और केवल वाइंडिंग अप के समय ही होती है, जबकि जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो रिडीमेबल टाइप के होते हैं, उन्हें अपनी कंपनी लाइफ टाइम के दौरान पेड कर सकती है। परमानेंसी ऑफ डिविडेंड यानी कि फिक्स डिविडेंड किन्हें मिलता है भाई, तो प्रेफरेंस शेयर जो वर्ड है वो अकेला कभी यूज नहीं होता, इसके साथ रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा यूज की जाती है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड पे किया जाता है, जबकि जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका डिविडेंड अनसर्टेन होता है। इट इज डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट। प्रॉफिट हाई डिविडेंड हाई, प्रॉफिट लो डिविडेंड लो, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, ठीक है। नेक्स्ट है कंपल्जन। कंपल्जन यानी कि कंपल्सरी। तो इट इज कंपल्सरी टू इशू इक्विटी शेयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन यानी कि निर्माण, कंपनी के निर्माण के लिए जो इक्विटी शेयर्स का इशू होना होता है वो कंपल्सरी होता है, ठीक है। जबकि प्रेफरेंस शेयर को आप इशू करो या ना करो वो कंपल्सरी नहीं है, इक्विटी शेयर कंपल्सरी होते हैं। रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। क्यूमुलेटिव नेचर, क्यूमुलेशन का यानी कि इकट्ठा होते रहना डिविडेंड। भाई एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर भी होते थे कि किसी साल अगर उन्हें डिविडेंड नहीं मिल पाए लॉस के कारण, तो उनका जो डिविडेंड है वो इकट्ठा होता चला जाता है और नेक्स्ट ईयर्स में उन्हें डिविडेंड मिल जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नेचर के होते हैं, जबकि इक्विटी शेयर क्यूमुलेटिव नेचर के नहीं होते। तो ये दो दे आपके शेयर जिन्हें हम ओनर्स फंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओनर्स फंड। अब जो थर्ड आ रहा है वो है आपका डिबेंचर, जो कि डेट कैपिटल होती है। कैसी कैपिटल होती है? डेट यानी कि उधारी वाली कैपिटल इसे हम कहते हैं, ठीक है, उधारी वाली कैपिटल। देखिए डिबेंचर आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस। तो डिबेंचर जो होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का एक फाइनेंस होता है। इससे हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं। डिबेंचर होल्डर आर द लेंडर्स ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के लिए लेंडर का काम करते हैं, ठीक है, कंपनी को उधार बेसिस पे मनी प्रोवाइड कराकर देते हैं। डिबेंचर्स आर इशू अंडर द सील ऑफ द कंपनी। जब भी डिबेंचर इशू होते हैं तो इस पे कंपनी की स्टैंप या कंपनी की सील लगाई जाती है, जिसे हम शुद्ध भाषा में मोहर कहते हैं। भाई मोहर लगानी है आपको अपनी, ठीक है। According to Section 2 of the 12 of Indian Companies Act,
डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक। अब देखिए डिबेंचर में क्या क्या आता है। डिबेंचर स्टॉक आएगा, बॉन्ड्स आएंगे, एंड एनी अदर सिक्योरिटी ऑफ ए कंपनी वेदर कंस्टिट्यूट ए चेंज इन द असेट्स ऑफ कंपनी और नॉट। तो बाकी और चीजें भी आती है जिससे कंपनी के असेट्स में चेंज आप ले सकते हैं। डज डिबेंचर आर इशू अंडर द सील ऑफ द कंपनी। तो डिबेंचर क्या होते हैं, कंपनी की सील के अंडर इशू किए जाते हैं। एंड इट इज एक्नॉलेजमेंट, ये एक एक्नॉलेजमेंट होती है दैट द रिसीप्ट ऑफ द लोन बाय द कंपनी थ्रू द डिबेंचर होल्डर, कि एक एक्नॉलेजमेंट है कि कंपनी ने हाँ डेट लिया हुआ है, उधारी ली हुई है लोगों से, और कंपनी के ऊपर इतने दायित्व चढ़े हुए हैं, इतनी लायबिलिटीज, इतने डेट चढ़े हुए हैं, और कंपनी को ये पे करना पड़ेगा। These conditions relate to the rate of interest। भाई डिबेंचर होल्डर में जो डॉक्यूमेंट यूज होता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होता है, द पीरियड ऑफ लोन, कितने समय के लिए आपने लोन लिया है ये मेंशन होता है, एंड द असेट प्लेज, कौन सी असेट हमने गिरवी या प्लेज की हुई है ये मेंशन होता है। द मेन फीचर ऑफ द डिबेंचर इज द इंटरेस्ट ऑन देम इज पेबल इवन व्हेन द कंपनी सफर ए लॉस। तो डिबेंचर होल्डर क्योंकि डेट होल्डर होते हैं जिन्होंने उधार लिया हुआ है, कंपनी ने उधार लिया है इन लोगों से, तो कंपनी को चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, इन्हें तो इंटरेस्ट हमें पे करना ही पड़ेगा। आगे देखिए डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। तो देखिए रिलेशन विद कंपनी। सो डिबेंचर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तो डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, जबकि जो शेयर होल्डर होते हैं दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। सेकंड कंसीडरेशन, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे किया जाता है, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे किया जाता है, जबकि जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हें डिविडेंड पे किया जाता है। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, डिबेंचर होल्डर तो केवल क्रेडिटर या लेनदार होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि जो शेयर होल्डर होते हैं वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें डिसीजन लेने का राइट या अधिकार होता है। रिफंड ऑफ कैपिटल, तो जो इररिडीमेबल डिबेंचर होते हैं उन्हें छोड़कर जो बाकी और डिबेंचर होते हैं उन्हें कंपनी अपनी लाइफ टाइम के दौरान पे कर देते। इररिडीमेबल यानी कि नॉन रिडीमेबल डिबेंचर, इन्हें कंपनी अपनी लाइफ टाइम के दौरान पे नहीं कर सकती, केवल वाइंडिंग अप के समय पे कर सकते। तो डिबेंचर होल्डर की कैपिटल को कंपनी लाइफ टाइम के दौरान पे कर देती है। और जो शेयर होता है वो दो तरह के होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। इक्विटी को केवल वाइंडिंग अप के समय होता है, प्रेफरेंस को आप बीच में पे कर सकते हो, रिडीमेबल प्रेफरेंस को। आगे टैक्स एडवांटेज, भाई डिबेंचर पर टैक्स एडवांटेज मिलता है कंपनी को, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है डिबेंचर पर वो बिफोर टैक्स पे किया जाता है, ठीक है, तो इसीलिए टैक्स एडवांटेज वहां पर हमें मिलता है, जबकि शेयर होल्डर में आफ्टर टैक्स डिविडेंड पे होता है तो वहां कोई हमें टैक्स एडवांटेज नहीं मिलता। आगे सीक्वेंस ऑफ रिफंड, तो सबसे पहले हम जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उन्हें रिफंड करते हैं, उन्हें उनका पैसा वापस देते हैं, उसके बाद शेयर्स का नंबर आता है। तो ये आपके 3 सोर्स हो चुके हैं। चौथा सोर्स देखिए, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट या रिटेन्ड प्रॉफिट भी इसे हम कहते हैं, कि कंपनी ने कोई अच्छा प्रॉफिट हुआ, ज्यादा प्रॉफिट हो और कंपनी ने उसे रिटेन्ड कर लिया, तो इस रिटेन्ड प्रॉफिट के जरिए भी कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा कर सकती है। प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड प्रॉफिट। देखिए ऑर्डिनरी कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर एज डिविडेंड। तो कंपनी जो होती है वो सारा प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में नहीं बांटती, रादर ए पार्ट ऑफ इट इज रिटेन थ्रू जनरल रिजर्व। एक जो पार्ट होता है प्रॉफिट का उसे कंपनी रिटेन कर लेती है, जिसे हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। उस जनरल रिजर्व को इमरजेंसी पड़ने पर कभी भी जनरल रिजर्व को कंपनी यूज कर सकती है। दिस जनरल रिजर्व इज यूज्ड बाय द कंपनी टू डेवलप एंड एक्सपैंड इट्स बिजनेस। तो इस जनरल रिजर्व को कंपनी अपने बिजनेस को डेवलप करने और उसे एक्सपैंड करने में यूज करती है। यूज ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन दिस मैनर इज कॉल्ड प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो इसी को ही हम प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट या रिटेन्ड प्रॉफिट कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ फाइनेंसिंग। इसे हम सेल्फ फाइनेंस भी कहते हैं कि कंपनी किसी और से पैसा ना लेकर खुद ही पैसा लगा रही है। कंपनी नीड्स डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन फॉर इट्स लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस। कंपनी को, ठीक है, जब एक्सपेंशन करना होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव टू ऑब्टेन फाइनेंस फ्रॉम अदर एक्सटर्नल सोर्स। बाहर से फाइनेंस अरेंज करने में आपको दिक्कतें आ सकती है, कॉस्टली पड़ सकता है, जबकि जो रिटेन्ड प्रॉफिट होता है उससे आप इजीली अपने ही जनरल रिजर्व को बिजनेस को एक्सपेंड करने में यूज कर सकते हो। अंडर द सर्कमस्टेंस इट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू इन्वेस्ट ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इन द बिजनेस, ठीक है, तो हम पार्ट ऑफ प्रॉफिट को बिजनेस में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई ए कंपनी ट्रांसफर ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू द जनरल रिजर्व फॉर इट्स फ्यूचर नीड्स। तो इसीलिए कंपनियां जो होती है अपने प्रॉफिट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है ताकि अपनी फ्यूचर नीड्स को पूरा कर सके। थैंक यू वेरी मच।